आज हम लोग इस क्लास में दिसंबर 2024 के फर्स्ट वीक में जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं घटी हैं उनसे हम वो सारे फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को समझेंगे जो कि हमारे एग्जाम यूपीएससी और बीपीएससी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम इस क्लास में 1 से 7 दिसंबर के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। हम पहला टॉपिक लेते हैं। फिक्की का नाम आपने सुना होगा, यानी कि द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की ने दिल्ली में 14th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट, यानी कि जिसका टाइटल दिया गया है टर्फ, TURF टर्फ 2024, तो इसका आयोजन किया गया था 30 नवंबर को। ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो 14th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट है उसमें इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया। और ये इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड में बिहार को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, तो इस कैटेगरी में बिहार को ये बेस्ट स्टेट का अवार्ड ये दिया गया। ये जो अवार्ड्स, जो इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स है, ये बिहार जो ये चारू शर्मा है उनकी अध्यक्षता में ये जूरी है, उसी के डिसीजन के अनुसार ये दिया जाता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि बिहार में ऐसी क्या गतिविधियां हो रही हैं जिसके कारण से बिहार को स्पोर्ट्स में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिल रहा है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि अभी राजगीर में राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ, ठीक है। और ये उद्घाटन होते के साथ ही नवंबर 2024 में वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और ना ये केवल आयोजन किया गया बल्कि इंडिया इसमें जीता भी, वो भी कितना से 1-0 से। तो ये काफी गर्व की बात है बिहार जैसे स्टेट के लिए कि जहां पर आमतौर से इस तरह की इवेंट्स नहीं आयोजित किए जाते हैं और वहां पर पहले ही इवेंट में हम सफलतापूर्वक इसका आयोजन भी किए और प्लस में भारत को जीत भी मिली। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इससे इसको और प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने सभी प्लेयर्स, इस टीम के जो हॉकी जो टीम जीती इंडिया की, उसके प्लेयर्स और प्लस कोच को 10-10 लाख रुपया जो है ये दिया गया। और जो स्टाफ्स हैं, जो असिस्टिंग स्टाफ्स हैं, उनको 5-5 लाख रुपया ये दिया गया। और इससे क्या होगा कि जो भी अदर स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो मोटिवेट होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वैभव वैभव जो है आईपीएल में कितना पे उसको राजस्थान रॉयल्स ने लिया, 1 करोड़ 10 लाख रुपया। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी आप देखेंगे पैरालंपिक्स हो, ओलंपिक्स हो, तो उसमें बहुत सारे बिहार के लोग जो है जीत रहे हैं। तो बिहार सरकार उनको प्रोमोट करती है, असिस्टेंस देती है और एक माहौल प्रदान करती है जिससे कि हमारे यहाँ खेल कूद का जो गतिविधियां हैं, जो खेल कूद की जो गतिविधियां हैं, उनके उनका और विकास हो सके। और इससे क्या होता है, जो युवा है उनका अ, एक बहुमुखी विकास होता है, उनके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब एग्जाम में इससे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में सबसे पहला सवाल तो कि 14th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो न्यू दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 30 नवंबर को। किसके द्वारा कराया गया? फिक्की द्वारा कराया गया। इसमें इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में जो अवार्ड्स दिया गया वो किस स्टेट को दिया गया या बिहार को कौन सा मिला? तो बिहार को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो ये मिला। और इसके जो 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 अवार्ड्स है, उसकी जो ज्यूरी है, उसके जो ये ज्यूरी के जो चेयरमैन है वो कौन थे? तो ये चारू शर्मा थे। तो ये सारा सवाल ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। 13th नेशनल सीट्स
सीड कांग्रेस, ठीक है, 13 नेशनल सीड कांग्रेस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13th नेशनल सीड कांग्रेस। 13th नेशनल सीड कांग्रेस जो है ये 28 से 30 नवंबर के बीच में कहाँ पे हुआ? वाराणसी में, ठीक है। एक तो बात हम लोग समझ लें कि इस तरह के प्रोग्राम्स करने की, इस तरह के कांग्रेस की आवश्यकता क्या पड़ती है। पहली बात कि हमारे यहाँ एक तो कृषि प्रधान हमारा समाज है, देश है, अर्थव्यवस्था जो है, और उसमें बीज का बहुत महत्व है। जो भी हमारा उपज है, जो भी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है उसकी या प्रोडक्शन है, वो बीज के गुणवत्ता पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो बीज है और आजकल जो नए नए जो बीज के जो जो वेराइटीज आ रहे हैं, जो हाइब्रिड टाइप के आ रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके आ रहा है, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स आ रहा है, अब स्ट्रेस टॉलरेंट ये वेराइटीज आ रहा है। तो ये सारे जो सीड्स हैं इनका यूज और इनके बारे में जानकारी कैसे जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको अवेलेबल कराया जाए। तो उसको एक फॉर्मल स्वरूप देने के लिए जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, और उनसे जो फिल्टर होकर ये जाएगा किसानों के बीच में। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर 13 नेशनल सीड कांग्रेस हेल्ड एट वाराणसी बिटवीन 28 टू 30 नवंबर 2024। ठीक है। इस साल जो 2024 में जो हुआ, इसका जो थीम था वो थीम है इनोवेटिव इनोवेटिव। अब यहाँ जो थीम है इसका, इस साल के ये नेशनल सीड कांग्रेस का, वो है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम। तो ये हमारा थीम भी पूछा जा सकता है कि इस बार का जो 13th नेशनल सीड कांग्रेस है उसका थीम क्या था और प्लेस क्या था, ये सारा चीज हम। और इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया एक तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और IRRI, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है ये फिलीपींस में है। ये फिलीपींस में इसका ये है हेडक्वार्टर है। ये फिलीपींस में एक जगह है लॉस बेनोस, जो कि वहाँ के लेगुना क्षेत्र में है। तो ये IRRI इसका यहाँ पर हुआ था। ठीक है। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, एग्रो बिहार। तो इसमें जो है हमारा इस एग्रो बिहार 2024, ये देखिए, एग्रो बिहार 2024 ये हमारा आज का तीसरा पॉइंट है। एग्रो बिहार 2024 जो है ये पटना में इसका आयोजन किया गया और ये 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, 2 दिसंबर के बीच में किया गया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका आयोजन क्यों किया गया। फिर एक बार हमको ये बात समझना होगा कि बिहार जो है वो, जितना हमने इंडिया के बारे में कहा उससे कहीं ज्यादा बिहार कृषि पर निर्भर है। और यहाँ के लोग, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का रोजगार में कृषि मुख्य भूमिका निभाती है। तो एग्रो बिहार का जो आयोजन किया गया वो भी वही जो सीड वाला में जो कंसेप्ट था वही यहाँ भी है, क्योंकि उसमें बीज के सब्स्टिट्यूशन की बात कही गई है। यहाँ पर है कि अब जो तौर तरीका है कृषि का वो मैनुअल नहीं होकर बल्कि अब उसमें जो मशीन का यूज को बढ़ावा देना है, जिससे कि और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारा हो। और जो लेबर ओरिएंटेड है, जो वर्कर्स हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल के समय में जब धान रोपना होता है तो रोपने वाला या रोपने वाली नहीं मिलती है, या कटाई करने वाला नहीं मिलता है, उसको भूसा निकालने वाला नहीं मिलता है, अनाज जो है। तो ये सारा चीज जो है इसके लिए मशीन का यूज जो है ये, उसको बढ़ावा देना है। तो एक तरह से ये कृषि प्रदर्शनी है जिसमें कि, और मेला भी है जिसमें कि मशीन के यूज को काफी बढ़ावा दिया गया। और आप देख रहे हैं इसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों ने इसमें भाग लिया है। तो ये हमारे लिए
काफी महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि बिहार में 2008 से ही जो है ये कृषि रोड मैप ये बन रहा है, और अभी भी हमारा 2017 से 22 और ये फिर 23 से 28, तो इस तरह से हमारा ये चल रहा है। और अभी जो है वर्तमान में ये चौथा चल रहा है। तो ये 5-5 वर्ष की अवधि के लिए बनता है। और ये जो अभी आप देखेंगे कि बिहार को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए भी बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। तो एग्रीकल्चर हमारा मुख्य स्रोत है, और उसके लिए हम और हमारी सरकार जो है, हमारा समाज हमेशा प्रयासरत रहता है। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे। ये नया टॉपिक है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको भारत की मुख्य धारा में और उनकी भागीदारी बढ़े, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और वहाँ के जो लोग हैं, जो सांस्कृतिक जो ताना बाना है, उसको प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में, दिल्ली के भारत मंडपम में ये 3 दिवसीय, 3 दिवसीय यानी कि 6, 7, 8, ठीक है। तो ये, और इसमें इसके केंद्र में जो है भारत के, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, वो वो हैं। इसका उद्घाटन पीएम ने किया। आप समझ सकते हैं कि इसको भारत सरकार कितनी महत्व के साथ इसका आयोजन किया गया है। ये जो अष्टलक्ष्मी है वो ऐसे तो लक्ष्मी के 8 अवतार को शो करता है, जिसमें कि समृद्धि, अधिकता यानी कि ऑपुलेंस, प्योरिटी, वेल्थ, नॉलेज, ड्यूटी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये 8 फैक्टर्स हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि प्रोस्पेरिटी को शो करता है। और यही कहा गया है, इसमें यही दर्शाया गया है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो 8 स्टेट्स हैं, वो पूरे भारत को समृद्धि देते हैं और पूरे भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा यहाँ सवाल बनता है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 8 दिसंबर, 6 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में किया गया। और इसमें 8 फैक्टर्स हैं, और इस तरह से इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो आप अभी हम ये बताए ही कि जो बिहार में जो वुमेन हॉकी, जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया, उसमें 10-10 लाख रुपया दिया गया था। तो ये हमने आपको बता दिया है। इसमें आप एक चीज जोड़ सकते हैं कि इस टीम के जो विजेता हैं, मतलब जो जो विजेता कोच है, मतलब कि जो टीम, इस टीम के जो कोच हैं वो कौन है? वो है हरिंदर सिंह। और इस टीम की कप्तान है सलीमा टेटे। ठीक है, तो ये सवाल ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं तीसरा में, ये अगला ये टॉपिक, और ये है पटना ये मैराथन। ये 1 दिसंबर को ही, जो कि विश्व एड्स डे ये मनता है, वर्ल्ड एड्स डे मनता है, तो उस दिन पटना में पटना मैराथन का आयोजन किया गया। और वो किया गया था किसके लिए? तो नशा मुक्ति के लिए, यानी कि बिहार को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए, और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और इसके जो विनर हैं वो ये मतलब जो मेल में, मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरी रखा गया इसमें। तो नेगोसे, केवेडे, गुरुमूसा, ये इथियोपिया के हैं। और फीमेल कैटेगरी में सीनेट, कैफेलेगम, सीनेट, कैफेलेगम, लेसार्गे। तो ये इनको ये मिला था। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पटना मैराथन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो नशा मुक्ति के लिए किया गया था। कब किया गया था? तो नशा मुक्ति का आप एड्स से याद रखिए। और वो 1 दिसंबर को किया गया था। अब आते हैं, ये 1 दिसंबर की ही बात है। 1 दिसंबर 2024 को, जो मधुबनी हमारा जिला है, ये उत्तरी बिहार का, उसमें ये उसका स्थापना दिवस 1 दिसंबर को है। और इस दिन उस
स्थापना दिवस के समारोह में करीब 900 कलाकारों ने मिलकर 1900 फीट लंबा एक मिथिला पेंटिंग तैयार किया, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेंटिंग बन गया। और इसमें 182 विषयों को शामिल किया गया था। तो जो बिहार में जो गतिविधियां हैं उनमें ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये इसमें पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी और पद्मश्री से ही सम्मानित शिवम पासवान को भी इसमें, इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पे पूछा जा सकता है। अ, आपको पता होगा कि इंडियन स्पेस स्टेशन जो है बनाने की बात चल रही है। तो भारत सरकार इसके लिए काफी कोशिश कर रही है। तो ये जो है इंडियन स्पेस स्टेशन, यानी कि इसको नाम दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नाम इसका फॉर्मल यही है, यानी कि BAS। आप इसको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी मान से याद कर सकते हैं। तो खैर, ये तो अलग बात हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर, और इसको ये बनाया जो जा रहा है उसमें एक टारगेट रखा गया है कि कम से कम तीन एस्ट्रोनॉट्स जो है उस एक साथ में रह सके। हालांकि इसको बाद में बढ़ाकर 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए एकोमोडेट करने की बात, मतलब फैसिलिटी दी जाएगी। इसका टोटल वेट जो है, टोटल वजन जो है वो 52 टन है। और ये जो इसका जो फर्स्ट मॉडल है उसको जो है हम लोग 2028 में लॉन्च करेंगे। और ये मैनलेस होगा, मतलब कि मानव रहित होगा। तो ये हमारे लिए जो जो साइंस की जो बात है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात है, वो काफी इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, 2028 में लॉन्च होगा। और ये इसका जो लोकेशन होगा वो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर जो है ऊंचाई पर होगा। तो ये फिट नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, 400 किलोमीटर ये ऊंचाई पर होगा। ठीक है। और ये 2035 तक ये स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये एक मतलब इंडिया के साइंटिफिक स्फीयर से काफी इंपॉर्टेंट घटना है। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग आते हैं, ये पॉल्यूशन पे है। ठीक है, ये जो है ये पॉल्यूशन पे है ये, और ये बिहार से रिलेटेड है। अब बिहार में जो एयर पॉल्यूशन है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपको पता होना चाहिए कि ये थर्मल पावर है। थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा बिहार में पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार जो है, और बिहार सरकार ही अकेले नहीं कर पाएगी, इसमें जो है CSIR नीरी, ये जो है मिलकर एक टेक्निक जो है जिसको कि हम FGS बोलते हैं। FGS मतलब फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन। ये बिहार के जो भी 6 NTPC के थर्मल पावर स्टेशन हैं उसमें ये यूज किया जाएगा। और उससे क्या होगा कि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाएगा। तो आप याद रखिए कि FGS यानी कि फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन, और इसका संबंध किससे है? बिहार में एयर पोल्यूशन कम करने से है। और एयर पोल्यूशन के लिए कहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? थर्मल पावर स्टेशन को किया जा रहा है। बिहार में 6 थर्मल पावर्स हैं जो कि NTPC से रिलेटेड है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पर कि सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए इसके इंटेंसिटी को समझिए कि जो हमारा जो 6 प्रमुख जो थर्मल ये प्लांट है, ये एक साल में 181, आप समझ लीजिए कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। ये 181 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। और ये अगर आप कंपेयर करिएगा तो ये पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलता है जिस पर इतना हंगामा मचता है उसका ये 10 गुना है।
तो आप समझ सकते हैं इसकी इंटेंसिटी और इस पर काम करने की जो आवश्यकता है, नेसेसिटी है, वो कितना जरूरत है। ठीक है। तो थर्मल पावर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, और उससे जो प्रदूषण निकलता है उसको भी कम करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये छह हमारा जो ये थर्मल पावर स्टेशन है, वो है ये बरौनी, बाढ़, बक्सर, कहलगांव, कांटी, नवीनगर। तो ये सबको आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन नहीं स्थापित है, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और अगला टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट एंड हैंडप्रिंट। तो एक फिनलैंड की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट ओन्ड है, और ये काफी रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभाती है वर्ल्ड लेवल पर। इसने 2018 में एक कंसेप्ट लाया कार्बन हैंडप्रिंट का। अभी तक हम लोग कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सुनते रहे हैं। तो कार्बन जो फुटप्रिंट, जो यहाँ पर ये हैंडप्रिंट नहीं होगा, तो कार्बन जो फुटप्रिंट है, दैट मेजर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट। ठीक है। कार्बन जो फुटप्रिंट है वो किसी प्रोडक्ट से जो ग्रीन हाउस गैस जो निकलता है उसको मेजर करता है। जबकि कार्बन हैंडप्रिंट जो है वो दैट क्वांटिफाइज द पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इट अचीव्स। तो ये दोनों में अंतर है। आप जानते हैं कि फिनलैंड जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है उसमें लगातार 7 साल से ये फर्स्ट नंबर पे रह रहा है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो इसके हैप्पीनेस का जो कारण है, हैप्पीनेस में जो एच है, वो इसके द्वारा जो हाइड्रोजन पे जो जोर दिया जाता है वो है। और इसका एक लक्ष्य है कि 2035 तक इस कंट्री को कार्बन न्यूट्रल बना देगा। तो लेकिन ये इसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो प्योर फॉर्म में अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसके लिए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो हमको इतना ही समझना है कि कार्बन फुटप्रिंट जैसे होता है वैसे कार्बन हैंडप्रिंट भी है, और इसका जो कंसेप्ट है वो फिनलैंड से आया है। और इसमें पूरे जो इमिशंस हैं और क्लाइमेट को और उसको शुद्ध करने की दिशा में ये काम कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक, एफडीआई जो है हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री में ये डेवलपमेंट के लिए एफडीआई काफी इंपॉर्टेंट होता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसमें जो है एक जो सूचना आई है, जो फैक्ट जो आया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें कि 2024-25 में जो भी हमारा जो वित्तीय वर्ष है 2024-25, उसका अप्रैल से लेकर, तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट हाफ में है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अप्रैल से सितंबर तक के बीच में 42.1 बिलियन US डॉलर हमारा ये मिला है एफडीआई। जबकि ये 2023-24 के फर्स्ट हाफ में कितना था, 33.12 बिलियन। तो 33.12 से बढ़कर ये कितना हो गया, 42.1 बिलियन डॉलर। तो ये कितना का ग्रोथ हुआ, ये 28% का ग्रोथ हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 28% का ग्रोथ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप इसको नोट करना चाहेंगे तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे सवाल क्या बनता है कि ये लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि अप्रैल से सितंबर के बीच में जो हमारा फर्स्ट हाफ है इस फिजिकल ईयर का, उसके दौरान कितना मिला, 82, ये 42.1 बिलियन USD। तो ये हमारा एफडीआई है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब ये इसमें जो एफडीआई हमको मिला है वो अ, अभी थोड़े साल पहले, मतलब कुछ वर्षों पहले,
सबसे अधिक हमारा जो ये आता था, एफडीआई आता था, वो मॉरिशस से आता था। लेकिन अभी ये पिछले साल भी और उसके पहले भी, ये पिछले साल भी सिंगापुर से जो है अभी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एफडीआई मिल रहा है। कभी कभी नेशंस को, कंट्रीज को अरेंज करने के लिए आ जाता है कि वहां से जो एफडीआई आ रहा है, तो एफडीआई इन्फ्लोस के आधार पर जो है निम्नलिखित देशों को डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिंगापुर आपका ये हो गया, मॉरिशस हो गया, तो इस क्रम में जो है हमारा ये बढ़ते जाएगा, मतलब घटते जाएगा। तो यहाँ पर यूएई तक हम यहाँ पर 5 का दिए हुए हैं। अगर आपको इसकी जरूरत होगी तो आप सेंटर से और ले लेंगे, या फिर आप ये गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन 5 से ज्यादा आप याद भी नहीं रख पाएंगे, इसलिए अननेसेसरी चीज को देने का कोई मतलब नहीं है। अब जो एफडीआई है वो इंडिया में तो मिल गया, ठीक है, 42.1 बिलियन यूएस डॉलर अभी हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन ये देखना है कि इंडिया में आया तो कहाँ पे आया। तो इंडिया में सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में आया, और वो 13.55 बिलियन यूएस डॉलर आया अप्रैल से सितंबर के बीच में, ठीक है। यानी कि ये 2024 का जो है, यानी कि फिजिकल ईयर तो माना जाएगा 2024-25, लेकिन ये तो अप्रैल से सितंबर तो 2024 में ही, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे गुजरात। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये डेटा है हमारे लिए। अब अगला टॉपिक हम लोग आते हैं, फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट एट पटना। आप देख रहे हैं 2 दिसंबर को फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो है एक एक चला आ रहा है, ये बिहार का प्रोग्राम, बिहार बिजनेस कनेक्ट। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत ही इसको ये किया गया है। और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे ये फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट में 2181 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट मिला। तो बिहार जैसे स्टेट के लिए, जहाँ पर की इंडस्ट्री काफी पिछड़ी हुई अवस्था में है, वहां पर 2181 करोड़ का निवेश का एमओयू साइन होना, वो काफी इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि काफी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, यहाँ पर एटलीस्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि ये बीपीएससी में पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है। वो है, वर्ष 2023 में बिहार में कुल कितने पर्यटक आए, देसी और विदेशी मिलाकर। तो 8 करोड़ 21 लाख टूरिस्ट जो है ये बिहार आए 2023 में, देसी विदेशी दोनों मिलाकर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक ये टर्म जो है आप देखेंगे यूज में रहता है, और कभी आपसे बीपीएससी में सवाल ये पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये प्रोविजन है, ये प्लेटफॉर्म है। ये नेवा, नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब पार्लियामेंट्री ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट के स्टेट असेंबलीज हो, काउंसिल्स हो, तो उनमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जो लोड होते हैं, जो जो उनका आंसर होता है, उसको एक जगह पर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि सवाल कैसे पूछा जा सकता है और कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारे के लिए नेवा जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है ग्रोथ। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रोथ ये फर्स्ट हाफ में, यानी कि यहाँ पर फिर जैसे कि वो हमारा क्या था कि फर्स्ट हाफ में एफडीआई कितना मिला था, फर्स्ट हाफ ऑफ 2024-25 का, अप्रैल से सितंबर के बीच में। तो इसमें हमारा जो है जीडीपी ग्रोथ ये रह गया 5.4, जो कि ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये हमेशा आपसे अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये पूछा जाएगा। और ये क्यों रहा, आप समझ सकते हैं कि 7.2 रहा था, और 7.2 से
मतलब ये जो है ये 5.4 पे चला है। और इसमें आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है 2.2% ही हो रहा है। और इस तरह से मतलब ये काफी खुश करने वाला नहीं है। ये इस पे काम करना होगा भारत सरकार को, और इसको और आगे बढ़ाना होगा। ठीक है। तो ये आपका, अभी आप देख रहे हैं हम लोग पूरे साल कई तरह के साइक्लोन से गुजरे। और यहाँ तक कि इस बार अरेबियन सी में भी आया। बे ऑफ बंगाल में तो काफी आता रहा। ये जो नवंबर और दिसंबर में जो है, ये फेंगल एक साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में अ, ये ओरिजिनेट हुआ। ये काफी मतलब लॉस ये दिया पूरे खासकर तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु में ये आप समझ सकते हैं कि अभी भी इस लॉस का आकलन किया जा रहा है। और पूरे के लिए मतलब आप देख रहे हैं कि 12 जान तो ये बढ़ गया है, जो मतलब मृत्यु हुई है। इतने घर चले गए। ये आप देख रहे हैं कि जो मतलब झोपड़ी भी तो घर ही है ना। आप देख रहे हैं कि 721 हाउसेज ये बर्बाद हो गए। मवेशियां बह गई। इतने जो खेती के जो जमीन थे वो हमारे बर्बाद हो गए। अब उनको बनाने में रोड देखिए, 9500 जो है रोड हमारा ये बर्बाद हो गया। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और मतलब जो सरकार जो है अभी आकलन कर रही है, और उसके बाद में जो है ये केंद्र सरकार को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा कि कैसे इससे फिर निपटा जाए। ये प्राकृतिक आपदा तो आती ही रहती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये आंगनबाड़ी वगैरह सब मतलब बर्बाद हो गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल जो है, सामुदायिक केंद्र। तो ये सभी चीजों पर असर पड़ा है। अभी तत्कालिक तौर पर, अभी तो आकलन जारी ही है, लेकिन तत्कालिक तौर पर जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये भारत सरकार से मतलब जो हमारा जो राष्ट्रीय आपदा कोष है, तो उससे 2,000 करोड़ रुपए जारी करने का एक इंटरिम व्यवस्था के तहत आगे जो है फाइनल उस पर ये किया जाएगा। तो फेंगल से अभी प्रारंभिक जो अनुमान है वो 2,000 करोड़ रुपए का के नुकसान का है, जो कि बहुत बड़ा है किसी भी स्टेट के लिए। तो ये जो है देखिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है हमारे पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में, यहाँ पर हेडिंग नहीं दिया हुआ है, हेडिंग हम आपको बता देते हैं कि पूरे विश्व में और करीब करीब 1 लाख मालवाहक जहाज जो है, जो शिप्स, वो चलते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल जो ट्रेड है, उसका ये 80% माल की ढुलाई करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी है कि ये पूरे वर्ल्ड के ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 3% का योगदान देते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं। तो खैर जो भी हमारा क्लाइमेट इश्यूज है उस पे हम लोग कई प्लेटफॉर्म से बात करते रहते हैं। अभी हम ये बात देखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो या मेंस में भी आपको ये काम आ सकता है। 1 लाख करीब करीब जहाज इधर से उधर, उधर से उधर चलते हैं। जो मालवाहक, जो हमारा जो व्यापारिक सामग्री को इधर उधर करते हैं, मतलब परिवहन करते हैं। यानी कि पूरा जो वर्ल्ड व्यापार जो ग्लोबल ट्रेड होता है, उससे उसका 80% शिप से होता है। लेकिन ये 3% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और एक आप देख लीजिए, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये आपका सवाल वन लाइनर टाइप का है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम एक नए टॉपिक पर, जो कि 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है, यानी कि विश्व विकलांगता दिवस। हालांकि 3 दिसंबर को भारत में हम लोग ज्यादा पॉपुलर वे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनके ये जन्म दिवस के रूप में मेधा दिवस मनाते हैं, मेरिट डे मनाते हैं। क्योंकि उन्हीं के एग्जामिनेशन जो उन्होंने दिया था, उनके एग्जामिनर ने ही लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर।
तो वो एक उनका जो मेरिट था उसको मेमोराइज करते हुए हम लोग 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। ठीक है, और ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें हमको कुछ कुछ ये डेटा समझना है जो कि हम आगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लें कि 2024 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज है उसका थीम क्या था। उसका थीम था एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये फ्यूचर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो डेज मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके थीम्स के बारे में सवाल ये रहता ही रहता है। अगर आपको इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही है, आप हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं कि समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। यानी कि पूरे समाज में जो हम विकास चाहते हैं, तो विकास वन साइडेड नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। उसमें सभी लोगों का इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, मतलब सभी लोगों को इंक्लूड होना चाहिए। और इसमें हाशिए पर जो रहते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, तो विकलांग व्यक्तियों को भी उसमें शामिल किया जाना है। आप समझिए कि जो बिहार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बिहार की जो बात करते हैं, वो हमारे जितने विकलांग जो आबादी है उसमें केवल 37% ही मतलब जो है काम कर पाते हैं, या कार्य बल जो हमारा जो जो फोर्स है उसमें विकलांग आबादी का केवल 37% उसमें शामिल है, पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो है वो काम नहीं कर पाते हैं। तो उनको मुख्य समाज में हम लोगों को लाना है। इसमें और भी चीज हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज है, ये हम लोग 1992 से जो है ये मनाया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशंस के पहल पे मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, बिहार में जो हमारा जो विकलांग जो आबादी है, जो डिसेबल्ड का जो पॉपुलेशन है, उसमें अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो 47% है। और ये भारत में जो है 29वें स्थान पर आप समझ लीजिए कि जो डिसेबल्ड हैं उनके लिटरेसी रेट में भी 29वें नंबर पर है। काफी मतलब इसको पिछड़ा ही कहा जाएगा। केरल में यही चीज 71% है। ठीक है, अगर हम लोग ये देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, केवल 55% ये जो है। तो ये इसमें अब एक और आप देख सकते हैं कि बिहार में जो भी 15 से 19 वर्ग के जो आयु के जो ये बच्चे विकलांग मतलब जो हैं, उनमें 34% बच्चे जो है कभी स्कूल ही नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इस पे काम करने की जरूरत है। हालांकि बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग जो है अपने समाज कल्याण जो मतलब एक दिव्यांग ये निदेशालय की स्थापना किया है, जिसके माध्यम से इनसे संबंधित जो कार्यक्रम है, जो स्कीम्स है, जो प्रोग्राम्स हैं, उनका क्रियान्वयन किया जाता है। और ये जो भारत है, भारत में कुल जो जितने दिव्यांग हैं, जितने डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, बिहार में उसका 8.69% है। यानी कि बिहार में 8.69% पूरे भारत के डिसेबल्ड पॉपुलेशन का बिहार में है। ठीक है, हालांकि बच्चों के की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा बढ़ जाता है, वो 12% तक चला जाता है। तो ये चीज है। कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सीईओ के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सिडबी के चेयरमैन के रूप में मनोज मित्तल का नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। इवन रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर इजराइल एग्जिट फ्रॉम पैलेस्टाइनियंस टेरिटरी। तो इसमें जो है ये बात समझना है कि यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है वो कई बार कुछ प्रस्ताव इस तरह से लाता है जिस पर कि इजराइल पर प्रेशर बनाया जा सके, और जो फिलिस्तीन है, जो पैलेस्टाइन है, उसको कुछ राहत मिले। और हालांकि फिलिस्तीन जो है यूनाइटेड नेशन का फुल स्टेट नहीं है,
वो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है, लेकिन फिर भी वो स्टेट ऑब्जर्वर स्टेट है। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब रिकॉग्निशन ही नहीं मिला है, एकदम रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ये बात सही है, लेकिन वो फुल स्टेट के रूप में नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है। और इस बार तो इस साल फिलिस्तीन ने फुल मेंबर स्टेट नहीं होते हुए भी एक रिजोल्यूशन भी पेश किया, ये पहली बार हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक है, इवन रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर द इजराइल्स एग्जिट फ्रॉम फिलिस्तीनियन टेरिटरीज, तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी इजराइल 1967 से जितने भी क्षेत्र हैं उस पर, माने इंक्लूडिंग ईस्ट, ये जेरूसलम, तो वहां से इजराइल को जल्दी से जल्दी हट जाना चाहिए। और इसमें जो है मतलब यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में जो है 157 जो नेशंस हैं उन्होंने सपोर्ट किया, 8 नेशंस ने इसके अगेंस्ट में वोट दिया, और 7 जो है ये एब्सेंट रहे। और आपको आश्चर्य होगा, जो कि अभी कई बार ऐसा लगता है कि इंडिया का रुख जो है स्पष्ट नहीं है, तो इंडिया ने एक तो स्पष्ट किया है कि टू नेशंस थ्योरी जो है वो उसको वैल्यू करता है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन जो है ये दो अलग अलग स्टेट हैं, इसको भारत मान्यता देता है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत ने इस को सपोर्ट किया है, इस रिजोल्यूशन को। यानी कि भारत भी चाहता है कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन के जिन क्षेत्रों पर 1967 से जो कब्जा किए हुए हैं उससे को वो खाली कर दे, और अपना उन लोगों को ये मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर समझना होगा। अब देखिए, एक तो ये साउथ कोरिया की बात है। तो साउथ कोरिया में आप यही समझिए कि साउथ कोरिया में 1979 में पिछली बार लगा था, और उसके बाद में 2024 को ये कोरिया में मार्शल लॉ लगाया गया। इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो करेंगे, जिसके बारे में हम पूरी इसके पहलू को हम विचार करेंगे कि इस पर क्या क्या हुआ है, कौन कौन सा फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम यहाँ पर केवल थोड़ा सा इसके बारे में ये करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केवल 6 घंटा तक रहा था, और ये शो करता है कि साउथ कोरिया सही में एक विकसित ये देश है, जहाँ की एक तानाशाह, एक कोई नेता ये चाहकर कि हम पूरे देश पर तानाशाही स्थापित कर दें, वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वहाँ के संस्थाओं ने रिजेक्ट कर दिया। और ये काफी इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए। रियल में किसी देश को विकसित तभी कहा जा सकता है जबकि वहाँ की संस्थाएं मजबूत हों। तो इस पे हम लोग फिर एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, तो ये आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमने अभी ये ऊपर में कहा था कि ये बिहार को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए ये मिला है, एक अवार्ड मिला है, जो कि वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली में दिया गया, और ये बिहार के लिए। अभी देखिए बिहार को कितने तरह से अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आप अगर मान लीजिए एग्जाम में या कभी भी आभा कार्ड की बात आए, तो आभा कार्ड ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा। ये जो आयुष्मान भारत से जो कवर्ड जो पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। इसी कार्ड के आधार पर उनका ये होगा, ये इलाज हो पाएगा ये हॉस्पिटल्स में। ठीक है, आते हैं अब एमपीसी की बैठक। एमपीसी की बैठक में ये एमपीसी की बैठक जो है, जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं ये मिस्टर शशिकांत दास, ये 10 अक्टूबर ये सॉरी 10 दिसंबर को रिटायर कर रहे हैं। तो इसलिए ये इनके नेतृत्व में ये पहली मतलब लास्ट बार जो है ये एमपीसी की बैठक हो रही है। और इसमें ये काफी ये इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि इसमें सीआरआर को ये
5.5 ये बेसिस पॉइंट से कम किया गया, यानी कि 4.5 से ये घटाकर ये कर दिया गया, 4% कर दिया गया। और आपका जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, ये जो है सेम रखा गया। तो जितने भी पॉलिसी रेट्स हैं उसको सेम रखा गया है। तो ये आप, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और फिर इस सप्ताह में दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि साउथ कोरिया में जो ये मिलिट्री जो रूल लगा, और उसके अलावा जो PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन जो ये शुरू हुआ, जो यूरोपियन एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए, ठीक है। और जो वीडियो एडिटर, इसको भी डिलीट करिएगा। और फिर से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रख रहे हैं। और भी इस वीक के इम्पोर्टेंट इवेंट से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर कि हम लोग अलग से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। जैसे हम आपको नाम बता देते हैं, जैसे कि प्रोबा 3 मिशन, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन है, जिसको कि हम लोगों ने PSLV C-59 से छोड़ा, ये लॉन्च किया। तो ये मतलब उसका 2 सैटेलाइट था। तो वो हम लोग ये आगे के वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे। ये दूसरा है 34th GD बिरला जो अवार्ड है, वो जो सूबी जॉर्ज को मिला है, तो उसके बारे में हम लोग ये आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा भी कुछ कुछ है, जैसे कि 16th गृहा समिट, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी कुछ कुछ ये चीजें हैं ये जिसको हम लोग अगले वीक के वीडियो में भी शामिल करेंगे और इसमें भी शामिल करेंगे, मन अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।